नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। 5 शहर 5 खबरों का रुख करेंगे और शुरुआत करते हैं कोरोना से। चीन, अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों में कोरोना के नए केसों में इजाफे के साथ ही भारत में भी महामारी को लेकर फिर अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के हालात की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है, जो कि लगातार जारी है। पिछले 1.5 घंटे से लगातार बैठक चल रही है। और इसके अलावा यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ, आपको बता दें कि दिल्ली सीएम केजरीवाल, महाराष्ट्र में सीएम एकनाथ शिंदे, कर्नाटक, पंजाब और तमिलनाडु सरकारों ने भी अपने अपने स्तर पर राज्यों में कोरोना को लेकर बैठक की और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। तो कोरोना को लेकर के फिर से एक बार अलर्ट जारी किया गया है और लगातार कोरोना को लेकर सरकारों में चिंता की लकीरें एक बार फिर से देखने को मिलने लगी हैं। सरकार अलर्ट हो गई है। राज्य सरकारों का अगर हम जिक्र करें तो अलग अलग राज्य सरकारों की तरफ से एहतियातन अधिकारियों के साथ बैठक का दौर भी शुरू हो गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नितिन चौधरी हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। नितिन, कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है और इसको लेकर के अब सरकार भी मुस्तैद नजर आने लगी है, अलर्ट नजर आने लगी है। देखिए योगेश, बिल्कुल जिस तरीके से कोरोना जो है बढ़ता हुआ नजर, उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार भी अलर्ट हो गई है, उत्तराखंड सरकार भी अलर्ट है और वहीं बात की जाए तो दिल्ली सरकार भी पूरी तरीके से अलर्ट हो चुके हैं। जिस तरीके से कोरोना काल को देखते हुए कल जो बैठक हुई थी दिल्ली के अंदर, तो उसमें जो स्वास्थ्य मंत्री ने तमाम सभी अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, तमाम मुख्यमंत्रियों को आदेश दे दिए गए थे। जिस तरीके से कोरोना काफी तेजी से फैल रहा है, तो उस कोरोना को देखते हुए तो जब इस वजह से देखते हुए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी बैठक स्टार्ट कर दी। कोविड-19 की बैठक आज अपने लखनऊ में जो उन्होंने जो है जारी करी थी। और साथ ही उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कोरोना को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। जिस तरीके से लोगों की रोकथाम की जाए, जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको चेकअप कराया जाए, उनको पूरी तरीके से जो रोकथाम है उस रोकथाम के लिए पूरी तरीके से प्रयास लगा दिया गया है। योगी सरकार ने भी अलर्ट कर दिया। दिल्ली सरकार ने भी अपनी सार्वजनिक जो बैठक थी यहाँ कोरोना काल वायरस को देखते हुए तो यहाँ पर तमाम अधिकारियों के साथ में बैठक की गई थी, क्योंकि बैठक में जो दिशा निर्देश दिए कि मास्क और सैनिटाइजेशन और तमाम जो मुद्दे यहाँ पर उठाए गए कि कोरोना काल जैसे दोबारा से बढ़ रहा है कि पिछली बार साल की तरह जो कोरोना था वो काफी बढ़ रहा था, लेकिन अब की जो लहर आ रही है वो काफी तेजी से लहर आ रही है। तो उसी को देखते हुए तमाम मुख्यमंत्रियों ने आज अपने सभी अपने उसमें जो है बैठक करी थी। बैठकों में सबने ये दिशा निर्देश दिए हैं कि जिस तरीके से जो कोरोना है वो काफी बढ़ रहा है, उसे को बढ़ते हुए रोकथाम के लिए पूरी तरीके से अलर्ट कर दी गई। उत्तर प्रदेश सरकार की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार पहले से ही अलर्ट है, क्योंकि पहले जो कोरोना की स्थिति थी वो काफी तेजी से बढ़ रहा था। तो उसी को रोकथाम के लिए यहाँ पर जो आज बैठक कराई गई थी, मुख्यमंत्री ने जो आज बैठक करी थी योगी आदित्यनाथ ने, तो कोविड-19 को लेकर तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की है, सबको दिशा निर्देश दिए कि क्योंकि कोरोना जो है काफी तेजी से फैल रहा है तो उसे किस तरीके से रोका जाए और तमाम यहाँ पर मुद्दों पर लेकर चर्चा की गई। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। नितिन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया किस तरीके से कोरोना को लेकर के एक बार फिर से सरकारें अलर्ट हो गई हैं और सरकारें लगातार अब बैठक भी करने लगी हैं और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए जाने लगे हैं। उधर गुरुवार की सुनवाई के बाद निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू किए जाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने अगली सुनवाई शुक्रवार को करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही अधिसूचना जारी करने पर लगी रोक भी शुक्रवार तक के लिए बढ़ा दी गई है। राज्य सरकार की तरफ से मामले में प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया गया। सोमवार को दाखिल किए गए अपने हलफनामे में यूपी सरकार ने कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव मामले में 2017 में हुए ओबीसी के सर्वे को आरक्षण का आधार माना जाए। दायर याचिकाओं के पक्षकारों को उपलब्ध कराए गए जवाबी हलफनामे में सरकार ने कहा है कि इसी सर्वे को ट्रिपल टेस्ट माना जाए। निकाय चुनाव आरक्षण को लेकर के एक बार फिर से ये तारीख टल गई है और अब शुक्रवार को सुनवाई होने के बाद ये माना जा रहा है कि फैसला संभावित है। तो मामले में अब शुक्रवार को सुनवाई होगी। आपको बता दें कि दरअसल आज एक बार फिर से ये मामला टल गया है। ये माना जा रहा था कि दरअसल आज नगर निकाय चुनाव को लेकर के आज कोर्ट से फैसला आ सकता है और सबकी निगाहें टिकी हुई थी, लेकिन अब एक बार फिर से ये मामला कल तक के लिए यानी शुक्रवार तक के लिए टल गया है। और अब कल देखने वाली बात होगी कि आखिर इस मामले को लेकर के कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला आता है। जाहिर तौर पर है, दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि दरअसल सरकार अपनी रणनीति भी बनाने में लग गई है और सभी को इंतजार है, सभी राजनीतिक दलों को इंतजार है
और मतदाताओं को भी इंतजार है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रियम पाठक हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हुए हैं लखनऊ से। प्रियम, आज एक बार फिर से तारीख टल गई है और कल माना जा रहा है कि शुक्रवार को एक बार फिर से सुनवाई होगी और कल फैसला संभावित माना जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, निकाय चुनाव को लेकर आरक्षण का जो मसला है वो कानूनी दांवपेच के बीच लगातार कह सकते हैं अभी भी फंसा हुआ है। आज भी इस मसले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों ने अपने अपने बात को रखा है, दोनों ने अपनी अपनी दलीलें दी हैं। हाईकोर्ट ने फिलहाल अभी जो सुनवाई है वो कल तक के लिए टाल दी है। कल एक बार फिर इस मसले को लेकर सुनवाई होगी और उसके साथ ही इस सुनवाई के साथ ही जो अधिसूचना जारी करने की जो रोक थी उसको भी कल तक के लिए जो है वो बढ़ा दिया गया है। इससे पहले कल जब बहस हुई थी हाईकोर्ट में इस मुद्दे को लेकर, तब सरकार ने अपना हल्फनामा इसमें जो है वो दाखिल किया था और सरकार ने बताया था कि किस नीति के तहत और किन मानकों के तहत जो आरक्षण है वो जारी किया गया है। सरकार ने कहा था कि 2017 का जो ओबीसी आरक्षण का सर्वे था उस रिपोर्ट के आधार पर ही इस बार जो है वो आरक्षण की सूची जो है वो जारी करी गई है और उसमें उन्हीं बातों का ध्यान रखा गया है। इसीलिए जो ट्रिपल टेस्ट का जो आदेश है सुप्रीम कोर्ट का, उसका इस आरक्षण सूची में जो है वो पालन किया गया है और इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि कुल मिलाकर जो आरक्षण है सभी वर्गों को लेकर वो 50% से अधिक ना हो, इस बात का भी ध्यान रखा गया है। हालांकि अभी इस पर कोर्ट ने अपना फैसला नहीं सुनाया है। कोर्ट ने आज फिर एक बार सुनवाई के बाद में जो अगली तारीख है वो कल तक के लिए जो है वो सुनवाई को स्थगित कर दिया है। कल एक बार फिर इस मसले पर सुनवाई होगी, देखना होगा इसको लेकर कोर्ट क्या कुछ फैसला अपना जो है वो सुनाता है। इसके साथ ही कोर्ट ने जो अधिसूचना जारी करने का जो आदेश था उस पर भी कल तक के लिए रोक को जो है अपने वो एक्सटेंड कर दिया है। यानी कि अब कल एक बार फिर जब सुनवाई होगी तो उसके बाद देखना होगा कोर्ट का क्या कुछ फैसला होता है। क्या कोर्ट जो है इस आदेश को फिर से जारी करेगी और इसमें कहेगी कि आरक्षण सूची को फिर से जारी किया जाए, तो कहीं ना कहीं सबकी निगाहें जरूर इस पर लगी होंगी। तो फिलहाल अभी कह सकते हैं कि कल तक के लिए सभी को इंतजार करना होगा निकाय चुनाव को लेकर। अभी फिलहाल जो है आरक्षण का जो मसला है वो कानूनी दांवपेच में फंसता हुआ नजर आ रहा है। प्रेम, लेकिन इस बीच खबर यह भी आ रही है कि दरअसल सरकार पहले से ही तैयारी करने लगी है। अभी कोर्ट का फैसला आया नहीं है लेकिन सरकार आयोग के गठन को लेकर के तैयारियों में जुट गई है। देखिए, वो जाहिर सी बात है कि जब इस तरीके से एक लंबी सुनवाई चल रही है तो सरकार अभी से ही अपने तैयारियां जो है वो पूरी रखना चाहती है। कोर्ट का जो भी फैसला आएगा चूंकि उसको मानना होगा और उस फैसले को लेके ध्यान में रखते हुए ही इस तैयारी को की जो तैयारियां हैं वो सरकार ने करना भी शुरू कर दिया है, ताकि जो पूरा काम है जो फिर से जो आदेश होगा उसका तेजी के साथ में पालन हो और चुनाव ज़्यादा से ज़्यादा डिले ना हो। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोर्ट फिर से आरक्षण सूची के पुनरीक्षण का पुनर्गठन की बात करता है और फिर से ये आदेश देता है कि फिर से आरक्षण सूची जो है वो जारी करी जाए, तो उसमें सरकार को एक लंबा वक्त लगेगा और इसीलिए सरकार इस बात को जानती है और इसलिए पहले से ही उसने तैयारियां पूरी करने का जो सिलसिला है, जो काम है, उसको शुरू कर दिया है। लेकिन अभी फिलहाल सबसे अहम यही है कि कोर्ट क्या कुछ आदेश देता है। कोर्ट के आदेश पर ही सब कुछ निर्भर करेगा कि आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी। क्या चुनाव जो है वो इसी तारीखों में होंगे जो इस आरक्षण सूची के आधार पर चुनाव होंगे, या फिर जो आदेश होगा उसके हिसाब से फिर से एक बार दोबारा जो है वो आरक्षण सूची जारी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। प्रियम पाठक हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ सीधे जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया किस तरीके से कोर्ट ने एक बार फिर से कल तक के लिए पूरे फैसले को टाल दिया है और अब कल देखने वाली बात यह होगी कि आखिर कोर्ट अपना फैसला क्या सुनाता है। उधर रुक करेंगे अब उत्तराखंड का। कोटद्वार के न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में एसआईटी की टीम ने अंकिता मर्डर केस के मुख्य आरोपियों पुलकित, सौरव और अंकित की नार्को टेस्ट कराए जाने को लेकर अपील दर्ज की थी, जिसकी आज सुनवाई होनी थी। लेकिन सौरभ और अंकित की ओर से अभी तक नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट में साफ नहीं हो पाया है। इसलिए अगली सुनवाई 3 जनवरी को होगी, जिसमें साफ किया जाएगा कि टेस्ट एक होना है या दोनों होने हैं और किस लिए होने हैं। उसी के आधार पर सहमति दी जाएगी। वहीं नार्को टेस्ट को लेकर कोर्ट में अगली सुनवाई 3 जनवरी को है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कोटद्वार से हमारी संवाददाता अंजना गोयल हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हुई हैं। अंजना, 3 जनवरी को अंकिता केस में अगली सुनवाई की तारीख दी गई है, क्या कुछ और जानकारी और अपडेट है खबर पर? जी, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से आज 22 दिसंबर है और इसमें आज नार्को टेस्ट को लेकर के सुनवाई होनी थी, लेकिन किसी कारणवश आज ये नहीं हो पाई है, क्योंकि तीनों आरोपियों से बीसी के माध्यम से जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने अपनी सहमति नहीं जताई। उनका मेन उद्देश्य कहना ये था कि हमें ये नहीं मालूम है कि ये टेस्ट क्यों करवाए जा रहे हैं, इसीलिए आज ये बात साफ नहीं हो पाई है कि टेस्ट क्यों होने और कब होने हैं।
बिल्कुल जाहिर तौर पर है, लेकिन जो ये सवाल किया गया है कि आखिर टेस्ट किस लिए करवाए जा रहे हैं, सबको मालूम है कि टेस्ट इसीलिए करवाए जाते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है वो सामने आ पाए। तो आरोपियों की तरफ से ये ऐसे सवाल क्यों किए जा रहे हैं और आरोपियों की तरफ से सहमति क्यों नहीं दी जा रही है इन टेस्ट को लेकर के? जी, आपको बता दूं कि जिस तरह से 2 टेस्ट होने हैं, नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट होने हैं, तो उनका कहना ये है दोनों टेस्टों का स्पष्टीकरण नहीं है कि ये टेस्ट किस लिए किए जा रहे हैं। जबकि नार्को टेस्ट का सभी को जानकारी है कि जो जानकारी वह लोग वैसे नहीं बताते, तो नार्को टेस्ट के जरिए वो जानकारी आम जनता तक पहुंच जाती है। और यही वजह है कि जो वीआईपी का नाम है, जानना है सभी को, पूरे उत्तराखंड के सहित पूरे देश को भी जानना है। यही वजह है कि नार्को टेस्ट होना है और इसी कारण से वे लोग सहमत नहीं हो पा रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से ये लोग सहमत नहीं हो पा रहे हैं, अगर एसआईटी का हम जिक्र करें, क्योंकि पूरे टीम काम करने में लगी हुई है, एसआईटी यानी सरकार की अगर वकील का हम जिक्र करें तो उसकी तरफ से क्या कुछ जानकारी दी गई है, किस तरीके से तैयारियां की गई हैं ताकि अगली सुनवाई में अदालत के सामने वो अपना पक्ष साफ तरीके से रख सके और कोई सार्थक निर्णय आ सके? जिस तरह से मैं आपको बता दूं, ये जो मामला है ये एक हाई प्रोफाइल मामला है, सत्ताधारी पक्ष से जुड़ा हुआ मामला है, जिस कारण कहीं ना कहीं ये प्रभावित भी हो सकता है। और यही वजह है, जैसे आज इनके आरोपियों के वकीलों ने आपत्ति दर्ज करवाई कि जो आप लोग टेस्ट करवा रहे हैं इसका आपने स्पष्टीकरण हमें नहीं दिया है, क्योंकि बिना स्पष्टीकरण के हम ये टेस्ट नहीं करवा सकते हैं। और तीनों आरोपियों के जो वकील हैं उन्होंने भी इस पे आपत्ति दर्ज की है। बिल्कुल, इस पूरे मामले को लेकर के हमने ये जानकारी जानना चाहते हैं आपसे कि सत्ता या सरकार के जो वकील हैं, जो एसआईटी, जो पुलिस टीम कार्रवाई कर रही है, उसकी तरफ से जो पैरवी की जा रही है, उन वकीलों की तरफ से क्या कुछ जानकारी दी गई, क्या कुछ कहा जा रहा है, किस तरीके की तैयारियां की गई हैं? जी, जिस तरह से जो पीड़ित पक्ष के वकील हैं, उनका कहना ये है कि आज जो सुनवाई टली गई है, वो इसका वजह सिर्फ ये रही कि उसमें एसआईटी की टीम के द्वारा स्पष्टीकरण नहीं था कि ये नार्को टेस्ट या पॉलीग्राफ टेस्ट किस लिए होने हैं। इनमें से एक टेस्ट होना है, ये दोनों ही टेस्ट किए जाने हैं। यही वजह रही कि आज ये सुनवाई टल गई है और 3 जनवरी को फिर ये लास्ट सुनवाई होनी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। अंजना गोयल हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जिन्होंने बताया कि साफ तौर पर दरअसल जो आरोपी के वकील हैं उन्होंने इस बात का हवाला दिया है कि ये साफ नहीं किया गया एसआईटी की टीम की तरफ से कि आखिर ये दोनों टेस्ट जो हो रहे हैं वो किस वजह से हो रहे हैं, पॉलीग्राफ टेस्ट जो कराया जाएगा वो किस वजह से कराया जाएगा। और एक बार फिर से अब अगली तारीख दे दी गई है। उधर झारखंड में ईडी ने हाईकोर्ट में हलफनामे दाखिल किया है और जिसमें कहा गया है कि जांच प्रभावित करने के लिए सीएम हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार और महाधिवक्ता ने जासूसी कराई है। हाईकोर्ट में इसे लेकर ईडी की ओर से दाखिल किए गए हलफनामे में इन दोनों के बीच टेलीफोनिक बातचीत का एक ट्रांसक्रिप्ट भी सौंपा गया है। इसमें दोनों के बीच ईडी के अधिकारियों की गतिविधियों पर नजर रखने पर बात हुई। ईडी की इस चौंकाने वाले खुलासे पर पूरी जांच में एक नया मोड़ आ सकता है। उधर विपक्ष पार्टी के नेताओं ने एक बार फिर से हमला बोला है और बीजेपी के विधायकों ने कहा है कि सरकार और उनके करीबी राज्य में किस तरह से अधिकारियों के साथ तमाम उन जगहों पर अपनी पैठ रख रहे हैं जो जांच के दायरे में आ रहे हैं। ऐसे में आने वाले समय में और भी नाम सामने आ सकते हैं, ये अंदाजा लगाया जा सकता है, ये आशंका जताई जा रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राकेश कुमार हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ गए हैं। राकेश, ईडी की तरफ से झारखंड हाईकोर्ट में हलफनामा दायर किया गया है, क्या कुछ रहा हलफनामे में? देखिए योगेश, जिस तरीके से ईडी की टीम ने एक बार फिर से हलफनामा दायर करके कहा है कि राज्य में जो सरकार चल रही है उसके जो करीबी लोग हैं वे कहीं न कहीं कई चीजों को प्रभावित कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जब सामने आई है कि उन्होंने एक ऑडियो का कन्वर्सेशन ईडी ने हाईकोर्ट में दायर किया है अपने दायर याचिका इसमें, और खास करके कोशिश की है कि इसमें जो बातचीत हुई है महाधिवक्ता से उसकी जानकारी पूरी तरह से दी गई है। और उसमें कहा गया है कि किस तरीके से जेल में बंद पंकज मिश्रा को के साथ मिलने जुलने की बात कही गई थी। साथ साथ ये भी कहा गया था कि ईडी के दफ्तर में जिस तरीके से लोग जा रहे हैं और उनसे जो पूछताछ की जा रही है इसमें कौन कौन से लोग शामिल है, कौन कौन से अधिकारी शामिल है और किस तरीके से पूछताछ की जा रही है, इसकी कहीं न कहीं जानकारी कैसे मिल सकती है, इसके लिए एक आदमी को निर्धारित किया जाए। इन सारी चीजों का जिक्र किया है ईडी ने और कहा है कि कहीं न कहीं जासूसी तक कराने की बात कही जा रही है। तो ऐसे में कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि खास करके ईडी टीम जब काम कर रही है तो जांच के दौरान कई चीजों को लेकर चल रही थी और जो कुछ जानकारियां मिल रही है, जो कुछ साक्ष्य मिल रहे हैं उसके आधार पर अब कई लोगों के नाम को भी जोड़कर देखा जा रहा है। जी राकेश, इसमें तो और भी कई धाराएं जुड़ सकती हैं। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसियों की जासूसी कराने के मामले में भी ईडी की तरफ से शिकंजा और कसा जा सकता है, क्या कुछ स्पष्ट किया गया क्या कि और कौन कौन सी धाराएं लग सकती हैं इसमें?
देखिए, निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि जिस तरीके से सरकारी काम है, जांच एजेंसियां जब अपना काम करती हैं तो अगर किसी तरह का प्रभावित करने की बात आती है तो उसमें कई तरह के मामले दर्ज कराए जा सकते हैं। अब ईडी की टीम ने जिस तरीके से हाईकोर्ट में शपथ पत्र दायर किया है और उसके बाद से जिक्र किया है जिस तरह का चीजों को, उसको लेकर हो सकता है कि थोड़े दिनों में पता चल पाएगा कि आखिर आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी, क्योंकि हाईकोर्ट के दिशा निर्देश के बाद से ईडी आगे की कार्रवाई करेगी। क्योंकि लगातार इस बात की कोशिश की जा रही थी कि हाईकोर्ट में मामला जाए और हाईकोर्ट में सुनवाई हो, और ऐसे में ईडी की टीम ने जहां पहले एक बार चार्जशीट दाखिल किया था और उसके बाद से शपथ पत्र दाखिल करके तमाम चीजों को सामने रखने की कोशिश की है कि सरकार और सरकार के करीबी लोग किस तरीके से इन सारी चीजों को प्रभावित कर सकते हैं और क्या कुछ हो सकता है। तो ऐसे में कई बातें आ सकती हैं, कई धाराएं लग सकती हैं और जांच का दायरा और भी बढ़ाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में कई लोगों के नाम जोड़ने की बात कही जा रही है। साथ साथ इसमें जिन लोगों का नाम आ रहा है उनसे भी हो सकता है कि आने वाले समय में पूछताछ की जा सकती है। ऑडियो स्क्रिप्ट में जिन लोगों के नाम सामने आए राकेश, क्या उन लोगों से पूछताछ की गई क्या अब तक? अभी तक सिर्फ हाईकोर्ट में शपथ पत्र दाखिल किया गया है जिसमें सारी चीजों का जिक्र किया गया है। साथ ही साथ जो कन्वर्सेशन है, जो बातचीत है, उसकी पूरी टेक्स्ट मैटर को दायर किया गया है और साथ साथ जो जानकारी मिल रही है कि इसके पुख्ता सबूत ईडी के पास है और ईडी की टीम जब जरूरत होगी हाईकोर्ट को तो समय से उसे उपलब्ध भी कराएगी और सारी चीजों को सामने रखने की भी कोशिश करेगी। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से शपथ पत्र में जिन चीजों का जिक्र किया गया है उसमें जो बातचीत हुई है तमाम लोगों के बीच में, उनका कन्वर्सेशन है, उसको टेक्स्ट मैटर के रूप में ईडी की टीम ने अपने शपथ पत्र में वहां पे दाखिल किया है। जी, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के क्योंकि जाहिर तौर पर है अगर ईडी के पास सबूत अब मिल चुके हैं तो ऐसे में सत्ता पक्ष में लोगों की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, क्योंकि हमेशा अक्सर यही कहा जाता है कि सबूत कुछ नहीं होते हैं और केवल जांच करती रहती हैं एजेंसियां। देखिए, इसमें जो बातचीत आई है उसमें अभिषेक प्रसाद पिंटू है जो प्रेस सलाहकार है मुख्यमंत्री के, और कहीं न कहीं महाधिवक्ता जो सरकार के महाधिवक्ता होते हैं उनका नाम सामने आया है। दोनों के नाम को लेकर कहीं इसमें कन्वर्सेशन में जिक्र भी किया गया है। तो आज महाधिवक्ता की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया भी गया था, लेकिन अंतिम समय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैंसिल किया गया है और हो सकता है कि आने वाले समय में सरकार या सरकार के जो लोग हैं, जो लोगों के नाम आ रहे हैं, उनकी तरफ से सारी चीजें सामने रखने की जरूर की कोशिश की जाएगी मीडिया के माध्यम से। क्योंकि हाईकोर्ट में मामला दर्ज है, खास करके शपथ पत्र हाईकोर्ट में दायर किया गया है, तो सभी चीजों को कानूनी दृष्टिकोण से और जिस तरीके से हाईकोर्ट के एक दायरे के तहत बातचीत करने की भी बात कही जा रही है, इन सारी चीजों को लेकर जरूर सरकार और सरकार के लोग सहम कर बातचीत कर रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। राकेश कुमार हमारे साथ जुड़े हुए थे जिन्होंने बताया किस तरीके से झारखंड में ईडी लगातार अपनी कार्रवाई करती नजर आ रही है और अब ईडी के हाथ ऐसे सबूत लगे हैं जो कि बेहद हैरान कर देने वाले हैं। दरअसल ईडी की जांच में अब उनको जो सबूत मिले हैं वो ये बताया जा रहा है कि दरअसल उनकी रैकी उनके बारे में जानकारी की कोशिश की जा रही थी सरकार में बैठे लोगों की तरफ से, और ऐसे में अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर ईडी का अगला कदम क्या होगा और कोर्ट इस पूरे मामले को संज्ञान किस तरीके से लेता है और निर्णय क्या देता है। उधर बिहार के छपरा में जहरीले शराब से 70 से ज्यादा लोगों की मौत होने के बाद सारण जिले में पुलिस और उत्पाद विभाग ताबड़तोड़ छापेमारी कर रहा है। सारण के अलग अलग थाना क्षेत्रों में अवैध शराब निर्माताओं पर तेजी से कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में बुधवार को रेविलगंज थाना क्षेत्र के दिलिया रहीमपुर इलाके में उत्पाद विभाग ने ड्रोन कैमरे की मदद से अवैध शराब भट्टियों को चिन्हित कर उनका पता लगाया और फिर उसे ध्वस्त कर दिया। इस दौरान इलाके में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई थी। उत्पाद विभाग और पुलिस की टीम ने 40 से भी ज्यादा अवैध शराब की भट्टियां को ध्वस्त किया है और इसके साथ ही 250 क्विंटल शराब बनाने का कच्चा माल भी नष्ट किया गया है और 650 लीटर अवैध देशी शराब की बरामदगी भी की गई है। सारण जिला उत्पाद अधीक्षक के नेतृत्व में संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता रजनी शर्मा हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ी हुई हैं। रजनी, जिस तरीके से आज ये कार्रवाई की गई है, ये बड़ी कार्रवाई मानी जाए अवैध शराब को लेकर के? लगातार जहरीली शराब से मौत के बाद जो छापेमारियां चल रही है, बताते चलो कि बिहार के सिर्फ छपरा में ही नहीं बल्कि सिवान, गोपालगंज और हाजीपुर में बड़ी खेत बरामद हुई और उन्हें नष्ट भी किया गया। लेकिन अब खलबली ये उठ गई है और बता रहा राजनीति इसलिए गर्म हो गई है क्योंकि एनएचआरसी की टीम बिहार पहुंच चुकी है। सिर्फ एक टीम नहीं बल्कि एक टीम 2 दिन पहले पहुंची थी और दूसरी टीम कल देर शाम पहुंची है और अब एनएचआरसी में पूरा जांच का जिम्मा अपने हिस्से ले लिया है और 2 दिनों के अंदर इन्हें ये जांच रिपोर्ट सौंपनी
हैं कि आखिर जब शराबबंदी कानून बिहार में लागू है तो ऐसे में बिहार में शराब आई कहाँ से, आखिर ऐसे कौन सी वजह रही जब ऐसे तमाम जो पुलिस की सक्रियता है वो नष्ट हो गई और इस तरह से शराब की कारोबार हो रहा था। और साथ ही साथ देर शाम परसों देर शाम जब डीयू के एक पूर्व विधायक हैं उनके आवास से जब शराब की बड़ी बिक्री वाले उनका ये कहना था कि वो उस घर में रहते नहीं थे और वहाँ पे कितने शराब रखी थी। इन तमाम पहलुओं पे जांच चल रही है। एनएचआरसी की टीम अब ये जांच कर रही है कि जिन्होंने अपनों को खोया है क्या कुछ वजहें रही हैं, आखिर मानवाधिकार का हनन कहाँ कहाँ हुआ है। इन तमाम पहलुओं पर जांच करके वो कल रिपोर्ट छापने की संभावना है कल एनएचआरसी की। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से आज ये कार्रवाई की गई, बताया जा रहा है कि ड्रोन के जरिए निगरानी की गई और उसके बाद भट्टियों को चिन्हित किया गया, उन भट्टियों को ध्वस्त किया गया। यदि प्रशासनिक अमला इसी तरह पहले से सतर्क रहता तो शायद न जाने कितने लोगों की जान बचाई जा सकती थी। पहले ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं? क्योंकि ड्रोन के जरिए शराब की तलाशी आज पहली बार नहीं हुई है, पहले भी होती रही है। मैंने बताया कि शराबबंदी कानून को लागू करने के लिए मुख्यमंत्री ने अलग अलग हथकंडे अपनाए थे, लेकिन मामला ये है कि आखिर ये हथकंडा फेल कहाँ हुआ, क्योंकि ड्रोन के जरिए पहले भी दियारा के इलाके में शराब के जो तस्कर थे उनकी तलाश की जाती थी, शराब की छापेमारियां की जाती थी, गाँव के जरिए किए जाते थे, ड्रोन के जरिए किए जाते थे और बड़ी संख्या में ड्रोन की खरीदारी भी बिहार सरकार ने करी थी। तो ये तमाम मामले आखिर बीच में ठंडे कहाँ पड़े, आखिर कहाँ चूक हुई, प्रशासन से चूक हुई या फिर सरकारी रवैये में ढीलढाल हुई कि ये घटना घटी। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जिस तरह से ड्रोन के जरिए शराब की तलाश की जा रही है और इतनी बड़ी बड़ी खेतों को बर्बाद किए जा रहे हैं, तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर प्रशासन की एक ऐसी मुस्तैदी है कि शराबबंदी कानून लागू होने के बाद पूरे राज्य में शराब को लेकर इतने ढिंढोरा पीटे जाने के बाद भी इतनी भारी संख्या में शराब को अभी बर्बाद किया जा रहा है और वो शराब बिहार के अंदर से निकल रहे हैं। बिल्कुल, एनएचआरसी का अगर हम जिक्र करें तो जिस तरीके से अब बिहार सरकार के लोग जो आरोप लगाते नजर आ रहे हैं, जाहिर तौर पर है, ऐसे में तो भारतीय जनता पार्टी में बैठे लोग यही कह रहे हैं कि दरअसल ये रूटीन प्रक्रिया है और ऐसे में अगर बिहार में एनएचआरसी की टीम पहुंची तो दिक्कत कहाँ आ रही है सरकार को? बिल्कुल, देखिए जब एनएचआरसी की टीम बिहार पहुंची तो सरकार की तरफ से ये कहा जाने लगा कि शराब से, जहरीली शराब से और भी राज्यों में मौतें हुई है, बीजेपी शासित राज्यों में भी मौतें हुई है। बावजूद इसके एनएचआरसी की टीम वहां नहीं गई और बिहार आई, तो ये कहीं भी हजम होने वाली बात नहीं है। पहले जो जिस तरह की सरकार केंद्र सरकार लगातार दबिश बना रही है, ये उसी का एक और हिस्सा हो सकता है। हालांकि बीजेपी ने ये कहा कि जब शराबबंदी कानून लागू है और जब एनएचआरसी की टीम अपना काम करने आई है तो इसमें बौखलाहट कैसी है? अगर मान लीजिए राज्य सरकार की संलिप्तता नहीं है, अगर सरकार की संलिप्तता नहीं है, प्रशासन की संलिप्तता नहीं है, तो ये खलबली आखिर क्यों है? तो आखिर सवालिया निशान ये होता है कि जिनकी मौतें हुई उन्हें आप मुआवजा भी नहीं दे रहे हैं और दूसरी ओर आप शराबबंदी कानून की जांच करने आई टीमों पर भी सवाल उठाते हैं, मानवाधिकार आयोग पर सवाल उठाते हैं और शराब की बड़ी बड़ी खेपें अभी आपके राज्य में आपके जिलों से बरामद हो रही हैं और जिन्हें नष्ट भी किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। रजनी शर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई थी, हमारी संवाददाता, जिन्होंने बताया किस तरीके से बिहार में अब कार्रवाई करती नजर आ रही है प्रशासन, लेकिन वहीं एनएचआरसी की टीम पहुंचने पर सरकार की तरफ से कई सवाल भी उठाए जा रहे हैं। 5 शहर 5 खबरों में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।